लेकिन इस बीच इनकम टैक्स विधेयक 2025 के ड्राफ्ट पर संसदीय समिति ने अपनी सिफारिशें संसद में पेश कर दी। नया इनकम टैक्स विधेयक 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा। प्रस्तावित नए विधेयक में संसदीय समिति ने कई सिफारिशें की हैं, जिनमें छोटे टैक्स पेयर्स के लिए कई तरह के राहत देने के प्रस्ताव दिए गए हैं। सर, आम टैक्स पेयर्स के लिए किस तरह के बदलाव सुझाए गए हैं? ये आज की एक महत्वपूर्ण खबर है। इनकम टैक्स बिल आया था और उसके बाद संसद की व्यवस्थाओं के मुताबिक इसे सिलेक्ट कमेटी को दिया गया। तो बैजंजय पांडा की कमेटी थी, सिलेक्ट कमेटी, उसने अपनी सिफारिशें दी हैं और इसमें 3 अलग अलग तरीके के बदलाव व्यवस्था में सजेस्ट किए गए। बिल में आमतौर पर बिल की जो मूल भावना है वो उसी तरह सुरक्षित है, लेकिन माइन्यूट लेवल पर, छोटे लेवल पर महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिन्हें समझना जरूरी है। और सबसे पहले हमें देखते हैं कि छोटे करदाता, आम करदाता या जो आमतौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा त्रस्त और परेशान रहते हैं, उनके लिए क्या किया गया। तो हम डेटा पॉइंट में समझते हैं। पहली चीज तो यह कि जो छोटे करदाता कर योग्य सीमा से नीचे हैं, उन्हें केवल टीडीएस के लिए रिफंड दाखिल करते, रिटर्न दाखिल करते हैं, उन्हें देरी से रिटर्न दाखिल करने पर सजा नहीं मिलेगी। महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे ऐसे करदाता हैं जिनकी जो टैक्स नहीं पे करते हैं, लेकिन उनको रिटर्न चाहिए होते हैं कई सारे वैधानिक जरूरतों के कारण, लोन लेने के लिए या दिखाने के लिए। अगर वो अपना समय से रिटर्न नहीं भरते हैं तो उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव जो आम लोगों के लिए जरूरी है। दूसरा ये कि आपका अगर टीडीएस कटा है और वो 0 है तो भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे कि आप उस सर्टिफिकेट का दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। यह भी एक बड़ी मांग थी आम करदाताओं की, जो भी होगा। प्रोविडेंट फंड की निकासी पर टीडीएस के नियम सामान्य किए गए हैं। इसके अलावा अनजाने में नियम तोड़ने पर अधिकारियों को सजा माफ करने के अधिक अधिकार दिए गए हैं। तकनीकी आधार पर थोड़े बदलाव किए गए हैं। फैसले सूचना संग्रह के लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को, क्रिप्टो टोकन की संपत्तियों को अब अघोषित आय के दायरे में शामिल किया जाएगा। यह थोड़ा एक उलझन भरा मामला था, काफी समय से उलझन थी। और अभी हाल फिलहाल में जब दुबई की और बाकी जगह की क्रिप्टो निवेश पर भारतीय कंपनियों के, भारतीयों के निवेश पर पड़ताल हुई, तब भी यह मामला उठा था कि जो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं उनमें डिजिटल एसेट्स को शामिल किया जाए या नहीं। लेकिन प्रवर्तन की तरफ से, विजिलेंस की तरफ से यह कानून अधिकार दे रहा है आयकर अधिकारियों को कि वो आपके सोशल हैंडल्स और सोशल नेटवर्क में पहुंचकर जांच या पड़ताल कर सकेंगे। तो ये वो प्रमुख प्रावधान हैं जो आम लोगों से प्रभावित होते हैं, जो सेलेक्ट कमेटी ने अपनी सिफारिश के तौर पर संसद में अपनी रिपोर्ट में रखे। अब इसमें से कितनी सिफारिशें सरकार या वित्त मंत्रालय स्वीकार करता है देखना होगा, क्योंकि सेलेक्ट कमेटी की सिफारिशें ही होती हैं, फैसले नहीं होते। लेकिन सर, ये जो परिभाषाओं को लेकर के बातचीत कही गई, उसमें किस तरह के बदलाव का सुझाव दिया गया है? परिभाषाएं तकनीकी हैं, लेकिन बहुत सारे उद्यमियों के लिए जानना जरूरी भी है कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत कई महत्वपूर्ण कारोबारों की कामकाज की परिभाषा बदली है। जैसे कैपिटल एसेट की परिभाषा बदल दी गई है, जो नए प्रावधान में भी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, एमएसएमईज की परिभाषा में भी बदलाव किया गया और उन्हें मौजूदा कानूनों के साथ जोड़ा गया है। पुराना जो 1961 का एक्ट था, उसमें ये सारे नए कारोबारों के लिए परिभाषाओं की चुनौती थी और उसका मिस इंटरप्रिटेशन होता था। कानूनी पेच होते थे अदालतों में और ट्रिब्यूनल्स में जाकर उन पर झगड़े होते थे। इसके अलावा संपत्ति और कैपिटल गेंस के नियम भी तय किए गए। जो कैपिटल गेंस का नया नियम आया था पिछले साल बजट में, उसको काफी स्पष्ट किया गया है। और विदेशी निवेशकों और फंड्स के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा टैक्स, इसके भी नियमों को स्पष्ट करने की सुझाव दिया गया। और माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की परिभाषा एमएसएमई एक्ट के साथ जोड़ी गई है। चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए जो फंड बनते हैं उनको डीम्ड एप्लीकेशन के तहत मान्यता दी गई है। और धार्मिक ट्रस्ट के लिए भी कई के नियमों में भी बदलाव किया गया है। तो इस तरह से ये कानून टैक्स दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं करता, किसी बड़ी प्रक्रिया में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं करता, लेकिन सेलेक्ट कमेटी ने जहां जहां थोड़ी बहुत चीजों को कसने की जरूरत थी और सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत थी, सहूलियतें बढ़ाने की जरूरत थी, उसकी सिफारिशें अपनी रिपोर्ट में की हैं।